Hello people, welcome to the another revision video, that means the audio revision, and today's audio is going to be about SA 402. SA 402 SAE 3402 से पहले रिवाइज़ कराना ज़रूरी था बिकॉज़ इससे ना आपको एक बहुत अच्छी सिंक हो जाएगा एंड ईजी भी रहेगा दोनों को याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं SA 402 के साथ में। SA 402 जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है एंड इस स्टैंडर्ड का नाम है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जब जो ऑडिटर है ना वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करके ऑडिट करता है तो हम उसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं, SA 402। तो लेट्स सपोज कोई मिस्टर आर के हैं और उनके कोई CA हैं, लेट्स सपोज CA Z, ठीक है। तो मिस्टर आर के जो हैं उनके कौन है, एक CA है CA Z। तो जो मिस्टर आर के हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो अपना पेरोल फंक्शन है ना वो एक्स पेरोल्स लिमिटेड को आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है। अभी तक क्या सिचुएशन मैंने बताई कि एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए चलते हैं। मिस्टर आर के एक हैं, उनके CA Z हैं और जो मिस्टर आर के हैं ना उन्होंने अपना पेरोल फंक्शन एक एक्स पेरोल्स लिमिटेड है उसको आउटसोर्स कर रखा है। तो यानी कि जो मिस्टर आर के की एंटिटी है वो हम कहेंगे उसको यूज़र एंटिटी, और जो मिस्टर आर के ऑडिटर हैं यानी कि CA Z उनको हम बोलेंगे यूज़र ऑडिटर। और जो पेरोल्स लिमिटेड एक्स पेरोल्स लिमिटेड जिसको पेरोल के फंक्शन को आउटसोर्स किया गया है उसको हम बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक सिचुएशन क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अब जब भी आपके CA Z जो है वो मिस्टर आर के का ऑडिट करने जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्योंकि यहाँ पर एक्स पेरोल्स लिमिटेड के पास में आउटसोर्स्ड है पेरोल फंक्शन, तो इस वाली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी उनको यूज़ करना पड़ेगा, उनको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो यहीं पर रोल आता है आपका किसका, SA 402 का। अब ये हम कैसे लेते हैं, जो यूज़र ऑडिटर है वो किस तरह से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो यूज़ करता है उसकी कंसिडरेशंस को। तो उसके लिए जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका भी सपोज़ कोई अगर ऑडिटर होता है तो वो जो भी इंश्योरेंस रिपोर्ट देता है तो वो जो यूज़र एंटिटी का ऑडिटर है वो उसको कंसीडर करके एंड देन फिर अपनी ओपिनियन जो है वो ड्राफ्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता है, यानी कि जो यूज़र ऑडिटर है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को यानी कि सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करता है एंड देन वो अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करता है ना। लेट्स सपोज अगर ऐसा होता कि एक्स पेरोल लिमिटेड ने भी आगे किसी को आउटसोर्सिंग कर रखी होती तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल देते सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे टर्म्स निकल कर के आते हैं, एक आता है यूज़र एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, यूज़र ऑडिटर जो उसका ऑडिटर है, फिर जिसको उसने आउटसोर्स कर रखा है वो होती है उसकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी आगे किसी को आउटसोर्स कर रखा है तो उसको बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो ऑडिटर होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस ऑडिटर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज। नाउ लेट्स बिगिन विद दी SA। तो देखो, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो निकल कर के आता है वो ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स एक ऑडिटर को कंसीडर करने हैं इन डिटरमाइनिंग कि जो भी सर्विसेज हैं वो रेलिवेंट हैं या नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें ये एग्जाम्पल था कि उन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया था पेरोल फंक्शन पेरोल्स लिमिटेड को। तो उस केस में ये देखना है कि एक ऑडिटर के लिए वो जो पेरोल फंक्शन है वो किस हद तक रेलिवेंट है भी या नहीं है, हमें मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना भी है या नहीं करना है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है ना वो यूज़र एंटिटी इन्फॉर्मेशन के लिए तभी रेलेवेंट होती हैं अगर वो इनमें से कोई भी फैक्टर सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि वो जो सर्विसेज हैं, तो अगर वो जो सर्विसेज हैं ना वो इफ़ेक्ट कर रही हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो यूज़र एंटिटी ऑपरेशन में यूज़ हुए हैं, और वो जो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना वो भी सिग्निफिकेंट हैं अगर यूज़र एंटिटी के लिए, तो हम उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को कंसीडर करेंगे। उसके बाद में वो जो सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्ट अगर कर रही हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को जो यूज़र एंटिटी में यूज़ हो रहा है, या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या मैनुअल फॉर्म में, तो भी हम कंसीडर करेंगे। एंड जो भी प्रोसीजर्स
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल सिस्टम से रिलेटेड है उसको अगर इफ़ेक्ट कर रही हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे। और हम ये चीज़ भी देखेंगे कि किस तरह से जो यूज़र एंटिटी है वो कैप्चर कर रही है इन्फॉर्मेशन को और क्या क्या कंडीशंस हैं अदर देन द ट्रांजेक्शन्स, जो कि मतलब एक तरह से कौन कौन क्या किस तरह से जो एंटिटी है ना यूज़र एंटिटी वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रही है उस वाली इन्फॉर्मेशन को भी जो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपको जो पॉइंट्स याद करने हैं वो कौन कौन से करने हैं, हम कब कंसीडर करेंगे, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज इफेक्ट कर रही हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि सिग्निफिकेंट है यूज़र एंटिटी के लिए, यूज़र एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यूज़र एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देन आईटी सिस्टम एंड मैनुअल सिस्टम में किस तरह से प्रोसीजर्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट में इफेक्ट कर रहा है तो हम कंसीडर करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, वरना हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड दिस आई एम टेलिंग यू विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूज़र ऑडिटर, ठीक है, जो हमारे केस में कौन थे, CAZ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑडिट। तो अब जब भी आप कोई भी स्टार्टिंग करोगे किसी भी ऑडिट की तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज़ ये जो फैक्टर्स आपने देखे थे उसमें आपको ये आपने कंक्लूड किया दैट यू शुड कंसीडर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो फिर अब आप क्या करोगे, अब आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करोगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप रहता है दैट यू हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि किस तरह से आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसकी सर्विसेज को समझोगे, एंड किस तरह से आप नेचर और एक्सटेंट समझोगे। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप नेचर एंड एक्सटेंट समझोगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं है। तो हम जो भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं वो हम ऐसे 315 के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली क्या देखेंगे पॉइंट्स, हम ये देखेंगे कि क्या नेचर है सर्विसेज का, क्या मटेरियलिटी है ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस हो रही है, क्या डिग्री है ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिविटीज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र एंटिटी, मतलब किस हद तक यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड है, एंड क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हम देखेंगे, नेचर ऑफ सर्विसेज, मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हम लोग लास्ट के 2 पॉइंट्स देखेंगे बिटवीन यूज़र एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिग्री ऑफ इंटरैक्शन है इनके बीच, एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है नेचर ऑफ सर्विसेज का, जो भी आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है वो हो सकती है आपको सोर्सेज उन वाली सोर्सेज से मिले जैसे टेक्निकल मैनुअल्स, यूज़र मैनुअल्स या कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस लीगल एग्रीमेंट, जो भी यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है उससे आपको ये पता लग जाएगा कि उनके बीच में कितना इंटरैक्शन होता है और क्या उनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। तो अभी तक हम लोगों ने इस पूरे स्टैंडर्ड में केवल और केवल 2 क्वेश्चंस को याद किया है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने याद किया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि एक ऑडिटर को कंसीडर करने होंगे ये चेक करने के लिए कि क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करे भी या नहीं। एंड दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको अंडरस्टैंडिंग लेना है। ठीक है, किस तरह से हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर हमें किस तरह से एक्टिविटीज़ का नेचर और एक्सटेंट चेक करना है। उसके बाद में जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ना एंटिटी की, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर हम लोग किसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल्स लगे हुए हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। अब इन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप 1 और टाइप 2 2 तरीके की रिपोर्ट्स लेनी होंगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट क्या है, एक बार हम ये देख लेते हैं। तो देखो टाइप 1 रिपोर्ट जो है वो बात करती है ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो टाइप 2 रिपोर्ट है वो बात करती है रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल है टाइप 2 रिपोर्ट में, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप 1 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करा होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और कौन कौन से कंट्रोल्स उसने लगाए हैं। और क्या होता है यहाँ पे रिपोर्ट होती है सर्विस ऑडिटर की, जिसमें सर्विस ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन दे रखी होती है रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन एंड द डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल्स। लेकिन जो टाइप 2 रिपोर्ट है उसमें डिस्क्रिप्शन तो होता ही है जो भी मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करा होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का,
और जो रिपोर्ट होती है ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो होता है कि क्या उसकी ओपिनियन है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, एंड साथ में डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हम एक तरह से ये चेक करते हैं कि कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से कंट्रोल्स को चेक करते हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स हैं या नहीं है। तो एक तो हम लोगों का पहला स्टेप रहता है कि हम रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ चीज़ें और भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़र एंटिटी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम खुद जाके वहाँ विज़िट कर सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं मैनुअली वहाँ जाके, या फिर हम अनदर ऑडिटर को भी बोल सकते हैं कि तुम जाके एक बार देखाओ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके बेसिस पे आप रेलिवेंट कंट्रोल्स देख लो, ठीक है। तो यहाँ 4 पॉइंटर्स हो गए। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप उनको यूज़र एंटिटी के थ्रू, विज़िट कर सकते हो, या फिर आप अनदर ऑडिटर को भी वहाँ भेज सकते हो। उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स आते हैं, वो ये आते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं यूज़र ऑडिटर को कंसीडर करने हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, कि मतलब वो किसको यूज़ करे एज एन ऑडिट एविडेंस। तो यूज़र ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना होगा कि जो सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट है ना, वो उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रही है। तो उसको ये देखना होगा कि क्या टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट जो भी वो यूज़ कर रहा है, वो क्या डेट और जो पीरियड जिसमें वो डेटेड है और जिस पीरियड की वो रिपोर्ट है, क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑडिट तो वो यूज़र एंटिटी का इस साल में कर रहा है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो कभी 5-6 साल पुरानी है, तो फिर वो इररिलेवेंट हो गई उसके लिए, क्योंकि तब तक तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में यहाँ पर हम एडिक्वेसी भी देखेंगे कि टाइम पीरियड जो कवर्ड है बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वो एडिक्वेट है या नहीं है, और जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म हुए हैं वो रेलेवेंट हैं भी एजर्शन के लिए या नहीं है, कि पता लगा वहाँ जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हुए हैं उससे आपका ओपिनियन को कोई फ़ायदा ही नहीं निकल रहा है। उसके बाद में डिटरमाइन करना है वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूज़र एंटिटी कंट्रोल्स जो हैं वो डिज़ाइंड एंड ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो ये चीज़ भी जो है वो ऑडिटर को देखनी होगी कि यूज़र एंटिटी में कंट्रोल्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है लर्न करने के लिए कि कौन कौन से चीज़ें चेक करनी है एक यूज़र ऑडिटर को जब वो रिपोर्ट्स ऑब्टेन कर रहा होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसमें 3 पॉइंट्स तो देखो वही वाले हैं कि वो एडिक्वेट है या नहीं है, मतलब टाइम पीरियड एडिक्वेट है या नहीं है, प्रॉपर डेट एंड प्रोसीजर्स वहाँ हैं या नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है वो रेलेवेंट एजर्शंस के हिसाब से हैं या नहीं है। और उसको एक चीज़ ये भी चेक करनी होगी कि क्या यूज़र एंटिटी में प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हैं रिगार्डिंग द डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स वहाँ है या नहीं है, ये भी उसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है एक और सिनेरियो जहाँ पर अगर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने भी सब डिवाइड कर रखा है, उसने भी सपोज़ किसी और को दे रखा है आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वहाँ पर कोई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो फिर ऑडिटर को ये देखना होगा कि उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर वो 2 मेथड्स निकालता है रिपोर्टिंग के, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड एंड कार्व आउट मेथड। तो अगर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड करती है कंट्रोल एट द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर यूज़र ऑडिटर शैल रिक्वायर टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 402 इन रिस्पेक्ट ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। बट अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है टाइप 1 टाइप 2 उसी में ही सब चीज़ें हैं, तो फिर उसको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की अलग से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है फाइनल कंक्लूजन, यानी कि जब यूज़र ऑडिटर जो है वो यूज़र एंटिटी का फाइनल ओपिनियन देने वाला होता है, तब उसको क्या करना होता है। तो अगर जो यूज़र ऑडिटर है उसने जैसे सपोज सर्विस ऑडिटर की टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट तो ले ही ली, अब वो जो है वो ये देखेगा कि उसको क्या करना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो मुझे मॉडिफिकेशन देनी होगी, तो वो मॉडिफिकेशन देगा एज़ पर SA 705। तो अगर वो जो है वो अनेबल है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देगा अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। वो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, वो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन तब देगा जब उसको एक प्रॉपर एविडेंस मिल गया होगा। अब आता है एक अनदर केस जिसमें ये है कि हम रेफरेंस देंगे क्या अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सर्विस ऑडिटर का भी, यानी कि जैसे सपोज़ CAZ जो थे वो यूज़र ऑडिटर थे। अब जिस फर्म को उन्होंने आउटसोर्स किए थे पेरोल एक्टिविटीज़,
उन्होंने सपोज CAY से करवाया था वो सब अपना ऑडिट, तो आपने क्या करा था, क्योंकि आपको वो सही लग रही थी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट लग रही थी, तो आपने उसकी जो CAY थे उनकी रिपोर्ट्स को आपने कंसीडर करा था। तो अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हमें रेफरेंस देना होगा अपनी रिपोर्ट में कि CAY से हमने इतना काम जो है उनका यूज़ किया है। तो अगर जो यूज़र ऑडिटर है वो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके वर्क का रेफरेंस देने की, अगर जब तक कि लॉ एंड रेगुलेशन में ये चीज़ मेंशन ना हो। लेकिन अब जब भी मेंशन करोगे ना, आपको ये चीज़ जो है वो मेक श्योर करनी होगी कि जो रेफरेंस है उससे आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। मतलब CAZ अगर ये लिख भी रहा है कि CAY ने इतना इतना काम किया, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप कंप्लीटली CAY को ही ब्लेम कर दोगे। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ CAZ ओनली इफ ही इज़ द यूज़र ऑडिटर। उसके बाद में आता है नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दी है यूज़र एंटिटी के लिए, तो उस केस में क्या होगा। मॉडिफाइड ओपिनियन अगर आपने सर्विस ऑडिटर के वर्क की वजह से दी है, मतलब आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को कंसीडर करके वहाँ मॉडिफिकेशन दी है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है रेफरेंस देना होगा। एंड अगेन यहाँ पर ये लोग यही बोल रहे हैं कि इससे रेफरेंस देने से यूज़र ऑडिटर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट SA 402 एंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ऑडियो में SAE 3402। तो उससे जो है ये और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस।